ठीक है बच्चों। तो हमारा पिछली बार जो सेशन हुआ था वो एक रफ नोट पे खत्म हुआ था कि ओरिजिन ऑफ अर्थ और ये सब कैसे हुआ। आप लोगों ने लिखा भी होगा काफी कुछ उसमें से। बट स्टिल आई एम सेइंग कि जिस पेज पे आपने लिखा है उसे फोल्ड कर दीजिएगा। एक फॉर्मल वे में आपके नोट्स में बनवाता हूँ और उसे नोट करते जाइएगा। तो सबसे पहला आपका जो हेडिंग है वो यही है, ओरिजिन ऑफ अर्थ वाला। ठीक है, इसको नोट कर दीजिए। बताया था मैंने पिछली बार नोट्स कैसे बनाने हैं आपको। ऐसा पेज होना चाहिए, उसका साइड की ये इतनी मार्जिन आपको छोड़नी है और इतने इतने पोर्शन में लिखना है। ठीक है, कोई डायग्राम होगा तो इधर बनाना है। तो ओरिजिन ऑफ अर्थ पिछली बार कैसे बताया था कि बहुत सारी थ्योरीज थी, हाइपोथेसिस थे जो कि आए और उनके जरिए बताने की कोशिश की गई कि सोलर सिस्टम कैसे बना। और उसी हाइपोथेसिस का इस्तेमाल करके ये भी बताने की कोशिश की कि अर्थ कैसे बनी। ठीक है, तो अगर हमें इसे लिखना होगा कि इंट्रोडक्शन में, तो वो हम कैसे लिखेंगे? एग्जाम्पल के लिए लिखो लिखो, सबके सब साथ में ही लिखते जाओ। वेरियस साइंटिस्ट साइंटिस्ट एंड philosophers philosophers from time to time have propounded। propounded मतलब देना। propounded different hypotheses and theories to solve the mystery of origin of uh, solar system in general and earth in particular। ठीक है, मतलब कि काफी तरीके के साइंटिस्ट और फिलोसफर्स ने टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ थ्योरीज हाइपोथेसिस दी हैं, जिसके बेसिस पे उन्होंने बताने की कोशिश की कि सोलर सिस्टम कैसे बना। और उसी थ्योरी का यूज करके उन्होंने ये भी कनेक्ट करने की कोशिश किया कि सोलर सिस्टम जैसे बना, उसी जरिए अर्थ भी बना होगा। ठीक है, थोड़ा स्पेस दे के लिखोगे। फ्यू प्रोमिनेंट हाइपोथेसिस आर। नंबर वन, गैसियस हाइपोथेसिस। ये कल सभी ने नोट, सॉरी पिछली क्लास में नोट कर लिया था ना ये सब। बीच बीच में हाँ या ना जवाब देते रहना बच्चों, थोड़ा सा लगेगा कि क्लास थोड़ी इंटरेक्टिव है ना। यस सर। गुड गुड। इसे आप लिखो पूरा ही, इमैनुअल कांत। इस हाइपोथेसिस को मैंने समझाया भी था, वही वाला है। डॉट डॉट डॉट, फिर इसका टकराना शुरू हो जाएगा, कोलिजन, फ्रिक्शन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसका जो साइज है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, साइज बड़ा होगा, एंगुलर मोमेंटम शुरू हो जाएगा, घूमने लग जाएंगी। एंगुलर मोमेंटम बढ़ने के साथ साथ इसके अंदर का जो कोर है प्लस एक साइड का स्लैब है, ये सेंट्रल एरिया हो गया एक तरीके से, ये इससे सेपरेट हो जाएगा इस तरीके से। और ये जो पार्टिकल्स थे जैसे इधर, ये जो इधर के थे इधर आएंगे, और ये पार्टिकल कूल होते होते ठंडे होते होते
या फिर आपस में टकराते टकराते कोलाइड करते करते इस सन के चारों तरफ प्लैनेट्स बना लेंगे। ठीक है, तो ये जो डायग्राम मैंने आपको बना के दिया है इसे रफली आप ड्रॉ कर सकते हो, या फिर समझ में आ गया तो इतनी स्पेस छोड़ दो और उसके बाद सर बन गया। बन गया, वेरी गुड। ठीक है, ये थ्योरी रिजेक्ट भी हो गई थी। इसके बाद और जो थी हाइपोथेसिस, उसके भी नाम नोट करते जाओ। नेबुलर हाइपोथेसिस, ये किसने दिया था? लाप्लास ने। डेसिमल हाइपोथेसिस, चैम्बरलिन ने। आइडल हाइपोथेसिस, जेम्स जीन ने। जीन्स लिखा जाता है वैसे तो। इतना नोट कर लिया बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है, मैं फास्ट तो नहीं जा रहा? नो सर। ठीक है, गुड गुड। ठीक है, एक और था जो था, मैंने शायद बताया होगा, बाइनरी। सर थर्ड पॉइंट थोड़ा रिपीट कीजिए। कौन सा वाला? थर्ड पॉइंट। प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस चैम्बरलिन, PLANETESIMAL हाइपोथेसिस चैम्बरलिन, CHAMBERLIN। बाइनरी हाइपोथेसिस रसल और सुपर नोवा हाइपोथेसिस। इतने काफी हैं वैसे, 5 के एग्जाम्पल भी बहुत है। अगर कभी मेंस में क्वेश्चन आ जाए, वैसे इसके चांसेस बहुत कम है, बट स्टिल अगर आ जाए तो आप ये गैसियस वाला इसको, और ज्यादा होगा तो ये सुपरनोवा हाइपोथेसिस, क्योंकि ये बिग बैंग के काफी रिसेंट में था। इन दोनों के एग्जाम्पल लिख सकते हो। प्री या PCS से रिलेटेड एग्जाम के लिए आपको ये सारे ही याद होने चाहिए। फिर इसके बाद आया आपका बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी पे काफी लोगों ने रिसर्च कर रखी है, तो आई डोंट थिंक कि मुझे कुछ बताने की जरूरत है। इधर लिख लिया था, क्या हमने लिखा था? फ्यू प्रोमिनेंट हाइपोथेसिस आर, ये हाउएवर, जो पिछला वाला लिखा है ये लिस्टिंग की है, इसके बाद स्पेस छोड़नी है, उसके बाद ये लिखना है हाउएवर नन ऑफ दीज वर एबल टू गिव satisfactory explanation of origin of solar system. Presently, the most accepted theory with this respect is Big Bang theory. किसने दी थी बिग बैंग थ्योरी, बताओगे कोई?
याद करो. इट वाज. सर जॉर्जेस लेमेटर ने. वेरी गुड. इट वाज गिवन बाय जॉर्जेस लेमेत्र. Further, many others contributed in it. ठीक है. इसका भी थोड़ा सा बना सकते हो चाहो तो. एक रफ स्केच आप लोगों के पास वैसे भी था ही. सिंगुलैरिटी, इसको आप क्या लिखोगे? सिंगुलैरिटी. ठीक है. और इसके बाद इसका एक्सप्लोजन दिखा दोगे. एक्सप्लोजन कब हुआ था? 15 बिलियन ईयर्स. रिसेंट एविडेंसेस कहते हैं कि 13 बिलियन के आसपास, बट अभी टेक्सचुअल नॉलेज में 15 बिलियन ही लिखा हुआ है, तो हम इसी को लिख सकते हैं. अगर आपको फिर भी करना है तो 13.7 बिलियन ईयर्स लिख सकते हो चाहो तो. ठीक है, इन दोनों में से कोई एक लिख लो. अच्छा, इसके बाद ये देखो और लिख लो इसकी जगह. एक्सप्लोजन हुआ. एक्सप्लोजन के बाद क्या हुआ? एनर्जी आई थी. एनर्जी से सब एटॉमिक पार्टिकल्स बने, जिन्हें हम क्वार्क्स भी कहते हैं. एग्जाम्पल क्वार्क्स. QUARKX के के एस. ठीक है, सब एटॉमिकल पार्टिकल्स बने, एटम्स बने, और एटम्स ही एलिमेंट होते हैं. यही एलिमेंट कंपाउंड बने. ठीक है, यही कंपाउंड आगे चल के मिनरल्स बने. तो ये कंपाउंड फॉर्म में था तभी उसी टाइम समय पे सन, ये कंपाउंड या एलिमेंटल फॉर्म में थे पार्टिकल्स, तभी सन या फिर कह लो स्टार या नेबुला, इन सभी का जन्म हुआ था. गैलेक्सीज, प्लैनेट्स. ठीक है. इसे आप एक मतलब एक याद करने के लिए लिख सकते हो साइड से. जो मैंने साइड का मार्जिन बोला ना, उधर कहीं पे लिखना कि इन कंपाउंड स्टेज, कंपाउंड या एलिमेंटल स्टेज लिख लो. दीज दीज सेलेस्टियल बॉडीज लिख लो. सबको एग्जांपल मतलब सबको एक साथ सेलेस्टियल बॉडीज कह सकते हो. द सेलेस्टियल बॉडीज केम इनटू बीइंग. सबको क्लियर है? कहीं पे किसी का कोई डाउट हो तो अभी भी पूछ लो, बाद में मत बोलना, क्योंकि मैं इसे कभी रिपीट नहीं करूंगा इसके आगे. ठीक है, रिस्पॉन्स नहीं तो मतलब नो सर, सबका ऑल क्लियर. क्लियर. ओके ओके, वेरी गुड. तो यहाँ पर हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो जाता है. ऑलराइट, आप लोगों ने इतना लिख ही लिया होगा. यस सर, लिख लिया. हम्म, ठीक है. इसके बाद मैं एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ. जैसे वो था हमारा एक टॉपिक एज ऑफ अर्थ. इसको आप मेरी तरफ से कोई टॉपिक मत मानो, एक साइड नोट की तरीके से इसे कर लेना कि अर्थ कितनी पुरानी है. ठीक है. तो अर्थ कितनी पुरानी है, इसके लिए मैंने तुम्हें बताया था, जैसे कि उधर एक रिलीजियस कंसेप्ट आया था. रिलीजियस कंसेप्ट मतलब जो धार्मिक आधार पर बातें कही गई थी कि ऐसे बनी होगी अर्थ या वैसे बनी होगी या फलाना फिनोमेना काम करता है. ठीक है. तो ये वाला तो साइंटिफिक कम्युनिटी में इसको एक्सेप्ट किया नहीं जा सकता. ठीक है. फिर आया एविडेंस बेस्ड यानी साइंटिफिक. ठीक है. और उसमें अलग अलग तरीके से ढूंढने की कोशिश की गई
कि भाई कितनी पुरानी है अर्थ। तो सबने ये सोचा कि जैसे ये हमारा सरफेस होता है, ये ओशन का फ्लोर होता है, ये पानी होता है, ठीक है, ये आपकी सरफेस हो गई, ठीक है। तो एक नॉर्मल एजम्पशन ये था कि जो सरफेस के ऊपर जो भी रॉक्स वगैरह होंगी, ये सब तो एक तरीके से ज्यादा पुरानी नहीं होंगी, क्योंकि इधर इंसान का मूवमेंट रहा और बहुत सारे क्या कहते हैं, प्रोसेसेस काम कर रहे होते हैं, एयर के फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में, ठीक है। तो कुछ का मानना था कि ये जो ओशन के नीचे जो डिपॉजिट है, ये डिपॉजिट डिपॉजिट मतलब ओशियन, ओशियन का फ्लोर आप सब समझ रहे होगे एक तरीके से, कि भाई जैसे हमारा ये अर्थ का जो सरफेस है, ऐसी ओशन की सरफेस होती है, ठीक है, यानी समुद्र की सरफेस। तो इसमें बात कही कि यहाँ पे जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट हैं इतने रीजन में, ठीक है, इनकी अगर कोई एज निकाल ले तो अर्थ की एज भी उतनी पुरानी हो सकती है, क्योंकि इधर डिस्टरबेंस सबसे कम होगी। कईयों का अंदाजा था, लेकिन ये गलत रहा अंदाजा, ठीक है। तो इसे साइंटिफिक एंगल से देखा जाए तो सेडिमेंट के आधार पर निकालने की कोशिश की एज की, अर्थ की एज। कुछ ने बोला कि सैलिनिटी, यानी कि जो नमक है समुद्र में, उसकी परसेंटेज के हिसाब से निकालो, क्योंकि सबका मानना था कि जब पहली बार अर्थ के ऊपर पानी आया होगा तो वो नमक के साथ नहीं आया होगा, ठीक है। नमक तो अर्थ के ऊपर जो सरफेस है, उसी के कंटेंट में कहीं ना कहीं नमक होगा, तो पानी आया होगा तो उसके साथ उसको इरोड करता हुआ पानी मिक्स हुआ होगा। तो जितना पुराना एविडेंस उसका नमक के मिक्सिंग का मिल जाएगा, उतना ही पुरानी अर्थ होगी। लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि भाई पानी का 100% गारंटी तो नहीं है कि जिस समय अर्थ बनी उसी समय पर ही पानी आया, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत तरीके निकाले गए कि ऐसे होगा वैसे होगा, कुछ भी काम नहीं किया। अभी भी एक अनुमान चलता है, जैसे पुराने रॉक एविडेंसेस होते हैं उसके बेसिस पे कुछ कुछ ने थ्योरी निकाली, कुछ ने रेडियो कार्बन डेटिंग करी, ठीक है। फिर भी अभी एक एक्सेप्टेड जो एज ऑफ अर्थ मानी जाती है कितनी पुरानी होगी, उससे बोला जाता है कि अर्थ की एज रही होगी 4.2 बिलियन ईयर्स। इतनी पुरानी हमारी अर्थ है, ठीक है। तो बस इतना ही नोट करना है, बाकी कुछ नहीं नोट करना, कि एज ऑफ अर्थ कितनी है, 4.2 बिलियन ईयर्स। नोटेड। यस सर। ठीक है, क्योंकि मैं इसे एक नोट्स की फॉर्मेट में लिखवा रहा हूँ, तो अभी एक ऐसा कंसेप्ट आपके सामने लेकर के आने वाला हूँ मैं, जो कि आपके जीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। अपना आंसर अगर आपको बहुत ज्यादा रिफाइन बनाना है, लेकिन वो प्योरली फैक्चुअल है, मतलब वो याद करने वाली चीजें हैं, और मतलब एक तरीके से रट्टा मारने वाली चीजें, उसमें लॉजिक अगर ढूंढोगे। साइंटिस्टों की जिंदगियां बीत गई उनकी पीरियड को मार्केट डिमार्केट करने में, ठीक है। तो इन अ वे जो अगला टॉपिक है वो है जियोलॉजिकल टाइम्स, ठीक है। सर या हाँ जी। सर वो जो सर आज ओशियन का, सर हेलो। आज 4 पे थी क्लास के 3 बजे थी सर आज। सर आज 3 बजे ही थी क्लास। सर आप क्या हुआ, मिस सर हो गया आप क्या? हाँ सर मेरे को लगा 4 बजे है तो मैंने सोचा 4 पे कोई बात करूंगा बट नहीं। आप। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ये वाली अपलोड हो जाएगी आपको यूट्यूब पे। जितना मिस हो गया उतना आप नोट उसमें से कर लेना। अभी 1-2 पेज देखो, इतना हो गया है कवर, अभी इतना ही लिखवाया है, ज्यादा नहीं, यहाँ से शुरू किया है, ठीक है। तो आप मान लो कि एक पेज आप छोड़ सकते हो, उसको छोड़ के जो आगे करवाया जा रहा है उसको नोट कर लेना, ठीक है। ओके सर। ठीक है, अब ये है सर मैं पूछूं, जियोलॉजिकल टाइम। हाँ जी हाँ जी, पूछो। वो जो ओशियन के सरफेस का जो उन लोगों ने बोला कि ऐसे ओशियन के सरफेस का एज निकालने के बाद पता चल जाएगा कि अर्थ इतनी पुरानी है, तो फिर वो रिजेक्ट हम्म। क्यों हो गई? वो तो एक तरीके से सही है ना। देखो उसका मैं बताता हूँ रीजन, कि जो ओशियन की सरफेस है ना, ये था हमारी लैंड सरफेस। एक सेकेंड, ये होगी हमारी लैंड सरफेस और ये होगी ओशन सरफेस, ठीक है।
अब उस समय किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये ओशन की सरफेस भी उतनी डायनेमिक है जितने की लैंड सरफेस डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब कि जितने चेंजेस लैंड की सरफेस पे आते रहते हैं उतने ही चेंजेस ओशन की सरफेस पे भी आते रहते हैं। ठीक है। उस समय का असम्पशन ये था कि नीचे की जो ओशन की सरफेस होगी वो फ्लैट होगी, पानी से कवर्ड है ये, तो उसका क्या ही बिगड़ा होगा। थोड़ा सा खोदेंगे, पॉट होल ड्रिलिंग करेंगे तो इधर जो रॉक मिलेगी उसी की एज निकाल लेंगे और वही सही होगा। लेकिन आज की डेट में जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता है कि जो ओशन की जो प्लेट है, ठीक है ना, वो ऐसे ये कॉन्टिनेंट की प्लेट होती है, ये ओशन की प्लेट होती है। ठीक है। और ये जो प्लेट है ना, ये टाइम टू टाइम यहाँ से यहाँ से लावा निकलता है और ये लावा इस प्लेट को बनाता है। टाइम बाय टाइम ये प्लेट खिसकती जाती है इस तरफ, खिसकते खिसकते यहाँ पे जो जोन होता है जहाँ पे, मतलब अब बहुत टेक्निकल हो जाएगा और कई बच्चों के लिए उनको नहीं समझ में आएगा, आप ही समझ लो केवल कि यहाँ से ये प्लेट नीचे सबडक्ट होती जाती है, यानी कि जाती जाती है। तो हर ऐसा मान के चलो कि 100 मिलियन ईयर्स के टाइम स्पेन में जो ये प्लेट्स हैं ये बिल्कुल नई हो जाती हैं, क्योंकि पुरानी वाली जो बनी थी यहाँ पे वो इधर 100 मिलियन ईयर्स के बाद इधर आकर के डिसॉल्व हो चुकी है अंदर। तो अब जो पूरी की पूरी प्लेट है ये तो नई है ना। तो उन्होंने जब जैसे अंदाजा अभी लगाया था। हाँ जी। जैसे अभी जापान वाली जो पैसिफिक प्लेट है वो वाली हो रही, जो हाँ, दबते जा रही है। जापान वाली नहीं, मतलब सारी सारी पैसिफिक प्लेट मान लो, इवन इंडियन प्लेट जो भी थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट वो भी सबडक्ट हो रही है। तो कोई सर भी ओशन सरफेस। हाँ जी। सर एक क्वेश्चन है। जापान अपने पैसिफिक का वो है सब पार्ट जो इनने बोला कि पैसिफिक प्लेट का वो मतलब जापान तो सर किसी और का है ना पार्ट, अपनी पैसिफिक का नहीं है ना पार्ट। मेरा बेचारा कितनी उम्मीद से पूछ रहा है। ठीक है, मैं पूछ बता रहा रहा मेरे हूँ। देखो ये रहा जापान तुम्हारा, ठीक है, यहाँ पे चाइना है, ठीक है, और इधर है आपका अमेरिका। ठीक है। तो ये जो प्लेट है ना, ये वाली, ये पैसिफिक प्लेट है, ये इस तरफ मूव कर रही है। इधर कौन सी है, यूरेशियन प्लेट, ये आपस में टकरा रही है। तो इन दोनों के जो इंटरेक्शन हो रहा है उस समय ये जापान के जो आइलैंड्स हैं वो बने हैं। तो जापान आप बोल सकते हो कि पैसिफिक प्लेट का ही हिस्सा है। ठीक। ओके सर। आएगा, ये सब आएगा, आप सभी के डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अच्छी बात है आप पूछ रहे हो, ये आपका दिखाता है आपको इंटरेस्ट आ रहा है। तो जो बच्चा ये पूछ रहा था कि ओशन वाले में क्या डाउट, मतलब जो था क्वेरी, वो क्लियर है कि नहीं है? यस सर, क्लियर हो गया। ओके ओके गुड। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक था जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ये आपको मैं नोट करा देता हूँ, सिंपलिस्टिक फॉर्म में कोशिश करूंगा। ठीक है, उसी को आप नोट कीजिएगा। ठीक है, दिख रहा है आपको? यस सर। हाँ। तो यस सर सबसे पहले क्या, यस सर। तो सब, हाँ, तो सबसे पहले क्या करो, एक ये पहले बाहर वाला ये वाला बॉक्स, इसे, ठीक है, एक ऐसा बनाओ पूरा पेज कवर हो जाए, चाहे वो मार्जिन जो है ना वो भी आपको कवर करनी पड़ जाए पूरे पेज पे, और थोड़ा लंबा बनाना। ठीक है। सर मैं भी रफ में वो कर रहा हूँ नोट, तो मैं तो अभी जैसे करता हूँ बेसिकली अभी मैं रफ में कर रहा हूँ नोट सर अभी। कोई बात नहीं, आप लिखिए, अभी लिखते लिखते काफी चीजें याद हो जाती हैं, रफ, रफ में नोट कर लीजिए। ठीक है, बाकी इसकी फोटो मैं एक बार टेलीग्राम पे डाल दूंगा तो आप उधर से भी सेव कर लो। ठीक है, एक काम करता हूँ, आप लोग क्या बनाओगे, उससे बढ़िया मैं आपको सीधा सीधा आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये सेव कर लेना। 2 बार रिपीट करूंगा इसको क्योंकि याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा कैसे याद कर सकते हो इसको और क्या है। देखो, इतना ध्यान रखो कि अर्थ जो पुरानी मैंने आपको बताई थी कि 4.2 बिलियन ईयर्स पहले की बनी हुई है, ठीक है ना, उससे लेकर आज के टाइम पे, जो आज का टाइम चल रहा है 2020,
चल रहा है 23 24, ठीक है 2024। तो इतने से इतने तक जो अर्थ के जो जो टाइम के फेजेस निकल के गए हैं वही सब इसमें लिखा हुआ है इस वाले में, ठीक है। इसमें से कुछ हैं जो टाइम पीरियड जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, ठीक है, वो आपको आगे आगे आते जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये चीज याद है तो आप ये अपना आंसर को अच्छे तरीके से लिख पाओगे, खास करके जियोमॉर्फोलॉजी, ये जितने भी आपके वोल्केनो या फिर प्लेट टेक्टोनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं या ग्लेशिएशन को लेकर के आते हैं, उसमें आप इनको मेंशन कर दोगे तो याद हो जाएंगे। आई मीन आंसर अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ये देखो इधर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है इयोन, EON, फिर लिखा है यहाँ पर एरा, फिर लिखा है पीरियड, ठीक है, इसे जोड़ो, इयोन एरा पीरियड। यानी कि जैसा हमारा होता है ना कि सेंचुरी यानी 100 साल, फिर उसको आप होता है डिकेड 10 साल, फिर ईयर 1 साल, फिर उसमें डेज 365। उसी तरीके से आप इयोन को समझो कि जो बड़ा पीरियड हो गया उसको इयोन कहते हैं, उससे छोटा जो टाइम पीरियड हो गया उसे एरा कहते हैं, और उसका भी जो सब डिवीजन हो गया उसको कहते हैं पीरियड, ठीक है। ये सबको क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। हाँ तो जैसे एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, जैसे 1900 से लेकर 2000 तक का जो ईयर था उसको ईयन मान लो एक तरीके से। ये साल तो बहुत कम है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ ताकि और क्लियर हो जाए, ठीक है। अब इसमें जो एरा होगा ना वो 1900 से 1920 या 1920 से 1940, उतने पीरियड को एरा कहा जाएगा, 20-20 साल के हो। और उसमें भी 5-5 साल के पीरियड को मान लोगे तो उसको पीरियड कहा जाएगा, ठीक है, इयोन एरा पीरियड, ठीक है। जो इयोन है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, प्रोटेरोजोइक और फेनेरोजोइक, ठीक है। याद मत रखो, समझ लो, इसकी जरूरत नहीं है याद करने की, सिर्फ समझ लो कि इयोन को बांटा गया प्रोटेरोजोइक में और फेनेरोजोइक में, ठीक है। जो प्रोटेरोजोइक पीरियड है ना, ये आपका 4.2 बिलियन जब अर्थ बनी थी उससे आगे से लेकर 541 मिलियन ईयर, ठीक है, तक के टाइम पीरियड को सामने रखता है, मतलब मतलब उतने को ये कवर करता है, ठीक है। तो यानी कि ये दिख बेशक छोटा रहा है लेकिन ये जो टाइम पीरियड है ये इससे कई गुना बड़ा है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर दो तब भी कम है, ठीक है। अच्छा, तो इसको तो हटा ही दो क्योंकि ये यहाँ से इधर तक का नीचे का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता ये वाला हिस्सा हमारे लिए। अब यहाँ से ध्यान रखो, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक, ठीक है। ये इयोन एरा इसको भी भूल जाओ, ये आपको एक समझ आना था वो समझ गए, ठीक है। तीन टाइम में आप बांट दो अर्थ को। अगर कोई हमसे बोले कि भाई है ना 500 मिलियन ईयर पहले जो पृथ्वी थी उससे लेकर अभी तक का कौन कौन सा टाइम निकल के गया है, मतलब सालों के जैसे नाम लिखे जाते हैं ना, ऐसे यहाँ पे सालों के नाम लिखे गए हैं बस। सालों मतलब ईयर्स, ठीक है। तो पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक, ये तीन पार्ट में 541 मिलियन ईयर से आज की डेट तक का, अभी तक का, प्रेजेंट तक के टाइम को इन तीन पार्ट में बांटा गया है। पैलियो यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक आता है, फिर यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक आता है, उसे बोलते हैं मीसोजोइक, और यहाँ से शुरू होके यहाँ पर आता है उसे बोलते हैं सीनोजोइक। हाँ, तो ये बताया था मैंने कि अगर कोई आपसे ये पूछे, जैसे ऐसे समझो जैसे कि ये है हमारी अर्थ की टाइमलाइन, सबसे पहले 4.2 बिलियन ईयर्स पहले ये बनी, ठीक है, अर्थ बनी, ठीक है। और इससे लेकर जो आज की स्टेज में अर्थ, तो आज का जो ईयर है यहाँ से लेकर ये जो टाइम है इसको कई हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है। यहाँ से लेकर इधर के पूरे टाइम को इयोन कहते हैं, ठीक है। इसमें कुछ कुछ डिवीजन है, उसे हम क्या कहेंगे, एरा, ठीक है। और इसके भी कोई छोटे छोटे डिवीजन होंगे, ठीक है, उसे बोलेंगे हम पीरियड, ठीक है। अब इसमें जो टाइम बताया मैंने आपको 4.2 से स्टार्ट करते हुए
और आज का। ठीक है, तो इसमें यहां से कहीं से 541 मिलियन ईयर स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां से लेकर ये जो पूरा ऊपर तक का एक पार्ट है वो इतने से इतना टाइम फ्रेम कवर करता है। ठीक है, अब ये जो इतने से इतना टाइम फ्रेम है इसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है। इन्हें बोला जाता है पैलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक। ठीक है, लिख सकते हो, चाहो तो आगे एरा लिख लो, क्योंकि ये सब एरा का ही पार्ट है। लिखा है ऊपर एरा। ये आप सभी को याद करना है, इसीलिए मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कल के दिन ये नहीं हो कि मैं पढ़ाते पढ़ाते बीच में बोलूं कि फलाना वोल्केनो मीसोजोइक में फटा था, या फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट स्टार्ट हुआ था मीसोजोइक में। ठीक है, या कार्बोनिफेरस पीरियड में। तो ये नहीं होना चाहिए कि तब बच्चे पूछे सर कार्बोनिफेरस क्या है। इसीलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि आगे के जो भी कंसेप्ट हैं उसमें आपको पहले साल या फिर टाइम आपको पता होना चाहिए कि ये कब शुरू हुआ। जब आप वो चीज लिखते हो ना आंसर में, तो आंसर की क्वालिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले याद रखना है 541 से स्टार्ट होकर के 541 से शुरू होकर के 252, रफ फिगर मान लो 540 से 250, यानी आधा ही मान लो एक तरीके से। 540 से 250 के बीच में पैलियोजोइक आता है। ठीक है, 250 से 66 तक ये बहुत इंपॉर्टेंट है ईयर, क्योंकि यहीं के आसपास हिमालय की भी बात आएगी आगे। हमारे जो हिमालय के पहाड़ है उनकी भी बात आएगी। ठीक है, तो ये 3 नंबर पहले याद करो, 540, 250, 66। ठीक है, 540, 250, 66। ठीक है, 540 से 250 तक आता है आपका पैलियोजोइक। 250 से 66 मिलियन ईयर का टाइम होता है मीसोजोइक। और 66 से जो प्रेजेंट है आज का, प्रेजेंट बोल सकते हो। ठीक है, जो प्रेजेंट है उसे बोला जाता है सीनोजोइक। ठीक है, इतना सबको क्लियर है? यस Yes, सर। क्लियर है फिर? तो एक तरीके से देखा जाए तो 540, यहाँ पे क्या था 250, और यहाँ पे क्या था 66, और इधर से आज का मान लो। ठीक है, इतने से इतना को पैलियोजोइक, इतने से इतना को मीसोजोइक, और इतने से इतना से को सीनोजोइक आ जाता है। ठीक है, अब ये जो पैलियोजोइक है टाइम, इसका ये केवल नाम है, और कुछ मत समझो कि इसका कोई साइंटिफिक है। जैसे नाम है आप लोगों के नाम है, उसी तरीके से ये भी एक नाम है। ठीक है, वैसे समझना हो तो पैलियो मतलब बहुत पुराना होता है, मीसो मतलब होता है बीच का टाइम, और सीनो मतलब सबसे नजदीकी सबसे नया टाइम। ठीक है, आप हिस्ट्री भी पढ़ते होगे तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा पैलियो, पैलियो सॉरी उसमें वर्ड होता है ना आपका। sir, पैलियोलिथिक, Paleolithic. हाँ, नियोलिथिक, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, एग्जैक्टली वैसे ही। ठीक है, अब इसकी मैं आपको इसके भी आपको डिवीजन मालूम होने चाहिए इन तीनों के, कि इसके अंदर क्या क्या आता है। और वो डिवीजन है ये वाले जो राइट साइड में आपको दिख रहे हैं पूरे। आप में से किसी को पहले से ये याद है तो वो बताना जरा, कोई है एक बच्चा हमारे बीच में? सर क्लास में तो हुआ है, पढ़ा है, लेकिन सर इसमें थोड़ा डिफरेंट बताया गया था क्लास में, उसमें नियोजोइक भी बताया गया था साथ में। अच्छा, ठीक है, वो आपका ऑप्शनल में बताया गया होगा। नहीं सर, नहीं सर, इलेक्ट्रिशियन शुरू करवा रहा ठीक है, कोई बात नहीं। देखो ये वाला जो मैंने डायग्राम पकड़ा है ना, ये सबसे सिंपल डायग्राम है। आप इसको याद रखोगे, इसे कोई नहीं मना कर सकता। ठीक है, आप ये न्यूज़ोइक और ये सब भूल जाओ, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड करना कोई काम का नहीं है। और इसमें से भी टोटल मिला के अगर मैं बताऊं ना, तो ये वाला पीरियड, ये वाला पीरियड, और ये वाला, बस यही पीरियड इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। पूरी आपकी ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी, सारे आंसर लिख के आ जाओगे, आपको इससे ज्यादा इस्तेमाल में कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, तो जो मैं बता रहा हूँ इसको नोट, इसी को याद करो, क्योंकि मेरे लिए काम किया तो आपके लिए तो डेफिनेटली करेगा ही। पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, ये याद हो गया।
अब ये देखो, ये जो पैलियोजोइक पीरियड है इसके आपस में डिविजन्स है, ठीक है। शुरुआत होती है पैलियोजोइक का कैम्ब्रियन से, फिर ओर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन, ठीक है। ये नाम तो बोल दिया, अब ये याद कैसे होंगे? किसी को कोई कोई ट्रिक मालूम है इसकी? नहीं मालूम? चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे याद करोगे। कॉस, COS DCP। DCP, ठीक है, कॉस DCP, ठीक है। C फॉर कैम्ब्रियन, O फॉर ओर्डोविशियन, S फॉर सिलूरियन, D फॉर डेवोनियन, C फॉर कार्बोनिफेरस और P फॉर पर्मियन, ठीक है। तो इसका डिवीजन होगा पैलियोजोइक का कॉस DCP, कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ठीक है। मेसोजोइक का डिवीजन है ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। और सीनोजोइक का डिवीजन है PEOMP। वैसे आइडियली ये नीचे से ऊपर लिखना चाहिए, ठीक है। PEOMP, प्योम्प, और फिर याद रखो PH, ठीक है। अभी कैसे बता रहा हूं मैं, ये देखो। कॉस DCP इतना तो क्लियर है सबको, ये था पैलियोजोइक, और इतने में यस सर। कॉस DCP, ठीक है। जो मीसोजोइक था वो आपको नीचे भी जैसे मैंने लिखा वो ये रहा, ठीक है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 250 से शुरू होता है, 66 पे एंड होता है। ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, ठीक है। और जो सीनोजोइक कह रहा है इसका 2 डिवीजन है, इसको हटा दो, ठीक है। इनमें से कुछ नहीं है, इसको ऐसे ही याद रखो। सीनोजोइक को 2 हिस्से में पहले बांट दो, ठीक है। इसे एक को बोला जाता है टर्शियरी और इसे बोला जाता है क्वाटरनरी। ये सब नाम है, बस इसको नाम के तरीके से लो। इसको ये मत सोचना इसमें कोई कंसेप्ट हिडन है, कुछ नहीं है। जो टर्शियरी है इसके जो डिवीजन है वो है प्योम्प, और जो क्वाटरनरी है इसका डिवीजन है PH, ठीक है। इसका नाम है पैलियोसिन, इसका है इयोसिन, ये है ओलिगोसिन, इसका है मायोसिन, इसका है प्लायोसिन, ठीक है। और PH, H4 है आपका होलोसिन, और इसको होते हैं प्लीस्टोसिन, ठीक है। आप लोगों के लिए मैंने एक तरीके से ये ड्रॉ कर दिया है, आप इसका ध्यान रखना। इसको आपको क्या करना है, सिर्फ इसको ड्रॉ करना है। अभी किसी ने किया नहीं होगा आई गेस, तो इसकी मैं डायग्राम टेलीग्राम पे डाल दूंगा। इसके लिए एक स्पेस छोड़ देना, ठीक है। और वो स्पेस में आप ये डायग्राम एज इट इज बना लेना। टाइम पीरियड ये बीच वाले जो है ना ईयर्स, ये सारे लिख लेना, ठीक है। लेकिन इन जनरल आपको चीजें याद केवल इन 3 ईयर से ही रह जाएंगी, 540, 250, 66, 0, ठीक है। सबको क्लियर है? सर एक डाउट था छोटा यस सा। सर। यस सर। बोलिए बोलिए। सर इतने सारे नाम है सर, क्या सारे नाम इम्पोर्टेंट है? क्या सारे को सारे याद करना पड़ेगा क्या? अभी आपको जब मैं नाम बता रहा था सुनने में अच्छा लग रहा था? नहीं सर, बट क्या टोटल याद करना पड़ेगा क्या? देखो ये याद रहेंगे तो आपके काम आ जाएगा, नहीं याद करोगे नहीं याद आएगा, नहीं काम आएगा, ठीक है। आप ऑप्शनल कोई लोगे तो उसमें हो सकता है ज्योग्राफी हो, तो उसमें तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है।
कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको। ये सारे नाम याद रखने ही हैं, ठीक है। ये सब कोचिंगों में ये सब ट्रिक्स के आधार पे ही सिखाया जाता है। आपको हमने ट्रिक्स दे ही दी हैं, तो आपको जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। 10 बार रिपीट करोगे अपने आप हो जाएगा। पैलियो, मीसो, सीनो, ये तो याद हो ही गया होगा, है या ना? जी सर। यस हो गया ना। पैलियो को याद करना है, उसके लिए आपको बताया क्या, कॉस डीसीपी, ठीक है, इतना याद कर लो अभी। मीसो को, ये 3 नाम है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, इसको ऐसे ही याद रखो, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। किसी ने जुरासिक पार्क मूवी देखी है क्या, कोई है? वो यस डायनासोर सर वायनासोर। देखिए। हाँ, तो वो जो उसमें जब बात करी जाती है ना जुरासिक पार्क की, ये वही वाला ही पीरियड है, ठीक है। तो ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस ऐसे याद कर लो। जुरासिक याद रहेगा तो ट्रियासिक याद आ जाएगा, क्रिटेशियस को थोड़ा सा दिमाग लगा के याद कर लेना। और ये जब तक ज्योग्राफी का आपका खत्म होगा ना सिलेबस, तब तक आपको इसमें से आधे से ज्यादा नाम तो वैसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है। और ये मत सोचना कि ये कोई ऑप्शनल से रिलेटेड है, ऑप्शनल में इससे भी ज्यादा गहराई से पढ़ना होता है। ये एक एक कैम्ब्रियन पीरियड में कौन सी मछली आई, कि क्या आया, कौन सा मैमल आया, सब करना पड़ता है। आपको बहुत जनरल ओवरव्यू दिया है, ठीक है। अगर आपको क्लास में टीचर ने नहीं बताया तो शायद या तो उसको नहीं खुद को बताना आ रहा होगा, या फिर वो चाहता नहीं होगा आपकी कुछ एक्स्ट्रा सीखे, ठीक है। इन टोटल क्या है कि ये चीजें पता होती हैं सबको, ठीक है। ये आपको ट्रिक बता दी, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रेटेशियस, सीनोजोइक का मैंने आपको 2 डिवीजन बता दिए, इन दोनों को याद कर लो पहले, कि टर्शरी और फिर क्वाटरनरी। टर्शनरी टर्शरी जो है ये थोड़ा सा पुराना है। क्वाटरनरी पीरियड जिसमें आज हम लोग भी जी रहे हैं, क्वाटरनरी पीरियड के 2 डिवीजन है, जिसमें एक ये आपको बताया दिखाया, इधर देखना, ये होलोसीन, ठीक है। होलोसीन का नाम ही ह्यूमंस पे पड़ा है, ठीक है। ये वही पीरियड है जब इंसानों का इस पृथ्वी पे आना शुरू हुआ, यानी कि उनका इवोल्यूशन बढ़ के ये हो गया कि इंसानों ने अपने आप से पृथ्वी पे बदलाव करने शुरू कर दिए, ठीक है। तो ये हर हर पीरियड ना किसी चीज को दर्शाता है, तो आपको याद रहेगा तो अच्छा रहेगा, कल लिखोगे तो। नहीं याद रखना चाहते भाई, मेरी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करो हो, ठीक है। अभी आपको ये वाला पार्ट है, ये वाला, मान लो ये वाला, ये याद नहीं हो पाएगा, ठीक है, लेकिन ये याद करना ही करना है, क्योंकि ये तो आपका डायग्राम में ही है, ठीक है। 4 बार रिपीट मारोगे, कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिलुरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, फिर पर्मियन, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रेटेशियस, ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्पेस छोड़ देना अपनी कॉपी में, और ये आपका टेलीग्राम पे पोस्ट हो जाएगा, वहां से आप कोशिश करना कि एज इट इज बनाने की, ठीक है। ये नीचे वाला पार्ट छोड़ देना बेशक, इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ से ही बनाना। और क्लियर? जी सर क्लियर। यस सर। ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है आपका, जो अब नेक्स्ट चैप्टर बोल लो या टॉपिक बोल लो, जो कि काफी लंबा भी होने वाला है और इम्पोर्टेंट है। आज एक काम करता हूँ, इंडियन ज्योग्राफी छोड़ देता हूँ, फिजिकली कवर करवा देता हूँ, बिकॉज टाइम अभी कंप्लीट हो जाएगा थोड़ी सी, ठीक है। यस सर। इंडियन ज्योग्राफी कल कर लेंगे, कल भी मैं क्लास लूंगा, ओके। यस सर। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है, तो अगली हेडिंग डालो, उसकी स्पेस छोड़ देना डायग्राम वाली, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे डालो, स्ट्रक्चर ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ। देखो, अभी मैं थोड़ा सा रफ चीजें आपको समझाऊंगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, एक दिमाग में बैठाने की जरूरत है, वो भी आगे मैं 1-2 बार और रिपीट करूंगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम से रिलेवेंट नहीं है, इसलिए मैं उसको लिखवा नहीं रहा। तो अभी हमने जैसे पीछे टाइम पीरियड पढ़ा, तो उसमें लिखा था 4.2 बिलियन साल पहले अर्थ बनी। ये जो अर्थ बनी थी ना 4.2 बिलियन साल पहले, ये बिल्कुल बिल्कुल मोल्टन स्टेट में थी। मोल्टन स्टेट मतलब पिघली हुई, कुछ नहीं था, जैसा लावा निकलता है ना, पूरा उसी स्टेट में था, ठीक है। अब कभी भी देखना कि कोई है ना
शॉर्ट्स वगैरह भी आते रहते हैं यूट्यूब वगैरह पे, तो उस पे देखना कि कोई है ना लोहे की चीज को गर्म करता है आदमी, उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए रख देता है, तो उसके ऊपर एक थोड़ी सी एक वो बनने लग जाती है, लेयर बनने लग जाती है, पपड़ी सी। ठीक है, उसी तरीके की चीज इसके ऊपर बननी शुरू हो गई। ठीक है, तो वो क्या होगी, प्राइमोर्डियल क्रस्ट बनी थी। क्या बोलते हैं उसे, प्राइमोर्डियल क्रस्ट। प्राइमोर्डियल मतलब बहुत पुरानी, और क्रस्ट मतलब जो किसी भी चीज के ऊपर का पार्ट होता है। जैसे इंसान की बॉडी पे स्किन होती है, उसे क्रस्ट बोल सकते हो, ऐसे ही इसको भी क्रस्ट बोल सकते हो। क्रस्ट का मतलब होता है कि जो चीज थोड़ी सी स्ट्रक्चर में क्या हो, ब्रिटल हो। ब्रिटल मतलब कि अगर उस पर थोड़ा सा भी प्रेशर डालो तो वो टूट जाए। ठीक है, तो इधर पहले था ये मोल्टन लावा। ठीक है, इसके बाद प्राइमोर्डियल क्रस्ट इसके ऊपर बनने लग गई। लेकिन जब ऊपर क्रस्ट बन रही है तो अंदर का तो जो पार्ट है वो तो लावा का लावा ही रहेगा ना, वो थोड़ा ना ठंडा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये वाली जो क्रस्ट थी ऊपर की, ये और ज्यादा मोटी होती चली गई। ठीक है, जो अंदर का जो लावा था, जब ये अर्थ बन रही थी तो इसके साथ इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट थे। कहा भी जाता है कि एस्टेरॉयड वगैरह के जरिए, एस्टेरॉयड मतलब जो बाहर से उल्का पिंड कहते हैं शायद, तो जो बाहर से पत्थर वगैरह आके गिरते हैं उन्हें एस्टेरॉयड बोलते हैं। तो कहा जाता है कि उसके जरिए कुछ कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स, यहाँ तक कि ये कहा जाता है कि जो अपना वाटर आया वो भी किसी एस्टेरॉयड के जरिए अर्थ पे आया था। ठीक है, तो जब अर्थ यहाँ पे बन रही थी इधर, तो इधर एस्टेरॉयड्स गिर रहे थे इसके ऊपर। ठीक है, और एस्टेरॉयड गिरते गिरते इसमें वाटर के कंपोनेंट आ गए। अब ये समझो कि जो लावा होता है वो 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म होता है। तो उस स्टेट में पानी क्या होगा, मतलब जो H2O होगा, वाटर, वो कौन सी स्टेट में होगा, इवेपोरेटेड फॉर्म में होगा या लिक्विड स्टेट में होगा? सर गैस के फॉर्म में होगा। इवेपोरेटेड फॉर्म में होगा। ठीक है, गैस की फॉर्म में। हुआ क्या कि ये तो ऊपर की क्रस्ट मोटी होती चली गई, लेकिन अंदर का जो वाटर था, ठीक है, वो इवेपोरेटेड फॉर्म में था। तो इधर की जो हीट थी अंदर की, उसने उसको प्रेशर बनाना शुरू किया। और जैसा कि तुमने देखा होगा, पॉट है, इसके ऊपर अगर पानी गर्म कर रहे हो और वो इवेपोरेशन होते होते, तो ये पॉट जो है ये हिलने लग जाता है। ठीक है, ये तो इतना सा पानी है, यहाँ तो पूरा समुद्र के बराबर पानी था। तो अब ये सोचो कि जब ये प्रेशर डालेगा इस क्रस्ट पे, तो ये क्रस्ट टूटेगी कि नहीं टूटेगी? ये क्रस्ट टूटेगी। ठीक है, चटकेगी, और उसके साथ साथ जो लावा है वो भी बाहर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को डी गैसिंग कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे समझो कि मोल्टन स्टेट में था, उसके बाद प्राइमोर्डियल क्रस्ट बनी, उसके बाद डी गैसिंग शुरू हुई। डी गैसिंग के बाद ये जो अर्थ है इसके ऊपर बाहर एटमॉस्फेयर बन गया। एटमॉस्फेयर मतलब अ ब्लैंकेट ऑफ गैस अराउंड अर्थ। ठीक है, यानी कि एक कंबल जो कि गैस का बना हो। ठीक है, जो कि अर्थ को कवर करता है उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ये कैजुअल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, एटमॉस्फेयर की अलग डेफिनेशन होती है। तो इधर ये मान के चलो कि जब वोल्केनो इरप्शन हुआ, यानी कि आपका ज्वालामुखी ज्वालामुखी फूटा, तो उसकी वजह से लावा भी आया, गैसेस भी आई बाहर, और इधर एटमॉस्फेयर भी बनना शुरू हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद आगे के प्रोसेस होते गए कि कैसे आगे लाइफ आई, ये वगैरह वगैरह। लेकिन ये वाला जो मैटर होता है, ये लाइफ वगैरह का, ये हम बायोलॉजी में ज्यादा पढ़ते हैं और इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी की साइड पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इधर इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, अभी हम क्या केवल फिजिकल फीचर पढ़ रहे हैं कि उधर पहाड़ प्लेट्यू कैसे हैं। ठीक है, तो जब स्ट्रक्चर ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ की बात कही थी, तो आपको याद होगा कि इससे थोड़ी देर पहले, मतलब पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था डेंसिटी डिफरेंशिएशन। याद है किसी को? यस सर। हाँ, तो डेंसिटी डिफरेंशिएशन मतलब फिर से बता देता हूँ कि ये एक बीकर है। ठीक है, इसमें पानी है, पत्थर बड़ा, उससे छोटा और सबसे छोटा, ये डालोगे सबसे नीचे सेटल होगा, ये डालोगे उससे ऊपर सेटल होगा, और सबसे छोटा जो पार्टिकल्स होंगे वो सस्पेंडेड फॉर्म में शायद ऊपर ही ऊपर रहेंगे। तो ये क्या होगा, अलग अलग डेंसिटी के हिसाब से
अलग अलग पार्टिकल्स हैं। जो सबसे ज्यादा डेंस होगा कंपोनेंट वो सबसे नीचे आ जाएगा, सेटल हो जाएगा। जो सबसे कम होगा वो ऊपर हो जाएगा। ये हो गया साइज के हिसाब से। और अगर डेंसिटी के हिसाब से मैं बात करूं तो एक आप ले लो, एक लकड़ी का बुरादा ले लो, वुडन डस्ट। ठीक है। एक ले लो आयरन डस्ट। ठीक है। और एक ले लो आप क्या कहते हैं, उतनी मिट्टी ले लो, सॉइल ले लो। ठीक है। तो आयरन सबसे ज्यादा डेंस है, सॉइल उससे कम है, और वुडन डस्ट उससे भी कम है। तो सबसे नीचे क्या सेटल होगा? सबसे नीचे कौन सी चीज जाके सेटल होगी? आयरन। आयरन। आयरन डस्ट। आयरन आयरन से। करेगा। इसके ऊपर सॉइल और इसके ऊपर वुडन, है ना। तो जिसकी डेंसिटी कम है वो सबसे ऊपर, जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है वो सबसे नीचे। तो जब ये यहाँ पर मोल्टन स्टेट में थी ना अर्थ, यहीं पे ही डेंसिटी डिफरेंस, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डेंसिटी डिफरेंशिएशन। यही प्रोसेस यहाँ पे शुरू हो चुका था और ये चलता रहा यहाँ तक कि अभी भी चलता है। ठीक है। अभी भी आगे पढ़ोगे कन्वेक्शन करंट, तो उसमें भी डेंसिटी का बहुत बड़ा रोल आता है। ठीक है। तो डेंसिटी डिफरेंशिएशन की वजह से जब अर्थ आगे आज के पीरियड की तरफ पहुंचते पहुंचते लगभग 500 जो आपने मिलियन ईयर्स पढ़ा, ठीक है, उससे पहले उस समय ये अंदर अंदर ऐसे लेयर्स बन गई अर्थ में। ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि अर्थ का जो इंटीरियर है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर में। अब ये चीज आप आपको मैंने बता तो दी, लेकिन ये चीज के बारे में पता कैसे चला? पता कैसे है भाई? ऐसा तो है नहीं कि सपना आ गया किसी को, है ना। तो अब उसी की जो स्टडी है उसी को हम इंटीरियर ऑफ अर्थ में देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ में। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आगे का कुछ लिखने से पहले एक काम करो, वही लिख लो जो मैं आपको पहले लिखवा चुका हूँ वैसे भी यहाँ पे, कि एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ क्या है हमारी, कितनी लिखवाई थी पिछली बार? 5.5। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। एवरेज डेंसिटी हो गई। ठीक है। अर्थ की क्रस्ट की डेंसिटी कितनी हो गई? 2.7 से लेकर 3.5 लिखवाया था। किसी किसी बुक में ये डेसिमल वैल्यू आगे पीछे हो सकती है, कोई 2.6 बोल सकता है, 2.5, सब चलता है। क्रस्ट की डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, ये एवरेज है सारी की सारी वैल्यू। ठीक है। और कोर की जो डेंसिटी है वो है आपकी 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब एग्जाम से रिलेटेड इस चीज में एक आपकी डायग्राम आती है। ठीक है। डायग्राम जो है ये आप एक ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है। ये डायग्राम ही आपको एग्जाम में बनानी होगी, तो उसको इस तरीके से बनाओगे। ठीक है। ये वाली जो लाइन है इसको डैश में बनाना, इसको जो मैं डार्क कर रहा हूँ। ठीक है। ये जो ऊपर जो बनाया है मैंने इसको आप शेड कर दो। और यहाँ पर 3 लाइनें होनी चाहिए, ये वाली, 1 2 3। ठीक है। अब समझो कि ये क्या है। तो ये वाला जो पार्ट है इसे बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है। इसके भी 2 हिस्से होते हैं। ये जो मैंने बनाया है, ये वाला जो हिस्सा, ये वाला सॉरी, ये जो बनाया है मैंने, ये इसको बोल, ये तो ओशियन बनाने की कोशिश की है क्योंकि वो एक वाटर का सिंबल है। ठीक है। ठीक है। तो ये क्रस्ट है। तो ये पानी से जो ऊपर का पार्ट है इसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट।
ठीक है। और ये जो पानी से नीचे का पार्ट है इसको बोलेंगे ओशियनिक क्रस्ट। ठीक। अब इसकी कोई विड्थ तो होगी ना, मोटाई, है ना, मतलब कि ये कितना गहरा है, ये आप समझ पा रहे हो ना, ये पूरी अर्थ का एक हिस्सा है, जैसे ये पूरी अर्थ है उसका एक पार्ट है। यस सर। हाँ जी। सर ये अर्थ का इंटीरियर पार्ट है। हाँ, ये अर्थ का ये तो सरफेशियल पार्ट है, जितना ये दिखा रखा है ना इतना सरफेशियल है, ये पूरा इंटीरियर है। ओके सर। ठीक है। मैं डायग्राम पहले बनवा रहा हूँ, एक्सप्लेन बाद में करूंगा, बिकॉज आपके लिए ये डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इतने से ये वाला जो हिस्सा है इसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलेंगे। ये जो नीचे वाला ये वाला हिस्सा है यहाँ से ये वाला, इसको बोलेंगे ओशियनिक क्रस्ट होती है। ठीक है। अब इसकी जो विड्थ है वो ये मान के चलो ये 30 किलोमीटर की रेंज में होती है। कोई बोलता है 100 किलोमीटर है, कोई कुछ है कोई कुछ है। जनरली माना जाता है कि 0 to 30 किलोमीटर की रेंज है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज मैं आपको टेक्निकल बता रहा हूँ, ये हो सकता है प्री से प्री में क्वेश्चन भी आ जाए इसको लेकर के, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी एक चीज होती है। क्या कहते हैं? डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यू मतलब कि कोई चीज चल रही है उसका बीच में ब्रेक हो जाना। ठीक है। तो यहाँ पे इसमें डिसकंटिन्यूटी का कहाँ से समझ में आ रही है? इसमें डिसकंटिन्यूटी का मतलब ये है कि ये जो लाइनें जो बना रखी हैं ये वाली, ये या फिर ये सब क्या है? डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यू मतलब कि जो चीज यहाँ थी वो चीज यहाँ नहीं मिलेगी, जो चीज यहाँ है वो यहाँ नहीं मिलेगी, जो यहाँ है वो यहाँ नहीं मिलेगी, यहाँ है वो यहाँ नहीं मिलेगा। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है इसको साइंटिस्टों ने समझने के लिए और थोड़ा सा पिक्चर्स में रिप्रेजेंट करने के लिए जो ये लाइनें हैं बनाई हैं, ठीक है, इनके अलग अलग नाम दिए हैं। ठीक है। इनको जनरली डिसकंटिन्यूटी बोला जाता है, और इनके जिस जिस साइंटिस्ट ने इन डिसकंटिन्यूटी को ढूंढा था उन्होंने अपने अपने नाम लिख दिए हैं। सब लिखवा रहा हूँ, ये सब याद करना पड़ेगा। ठीक है। ज्योग्राफी इज नॉट ओनली अबाउट कंसेप्ट, इट इज ऑल्सो अबाउट मेमोराइजेशन। कुछ चीजें मेमोराइज करनी है, फिर वो रिपीट होते 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 दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है। तो अभी सबसे पहली चीज एक डिसकंटिन्यूटी आपको समझ में आ रही होगी, वो यहाँ पर दिखेगी आपको कि इधर मैंने आपको लिखवाया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इधर लिखवाया ओशियनिक क्रस्ट। ठीक है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट में अंतर क्या है? ठीक है। पहली बात तो ये समझो कि जो अर्थ थी इसका इतना सा हिस्सा है, इसको बड़ा करके देखा जाए तो इस तरीके से है अर्थ, लेकिन अर्थ पर पहाड़ भी है, प्लेट्यू भी है, और समंदर भी है, और समंदर के नीचे जमीन भी है। ठीक है। तो ये जो जमीन है समंदर के नीचे इसे ओशियनिक क्रस्ट बोला जाता है, यानी समंदर की क्रस्ट। ठीक है। और ये जो ओशियन के ऊपर ये जो बना हुआ है ये सब क्या है? कॉन्टिनेंट। ठीक है। तो इसलिए इसको बोला जाता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और वही चीज यहाँ पर है कि इसको बोला जाता है, ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ये है पूरी ओशियनिक क्रस्ट। ठीक है। अब ये जब दोनों अलग अलग बांटे गए तो यानी कि इस जगह पर कुछ तो डिफरेंस है। तो कॉन्टिनेंट की ये जो क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंट समझ रहे हो ना कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ठीक है, एशिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है? कॉन्टिनेंट। लेकिन इसके बीच में ये जो पानी है इसके नीचे की जो जमीन होगी ये क्या है? सब ओशियनिक क्रस्ट। ठीक है। तो ये दोनों की दोनों जो चीजें हैं ये अलग अलग है, एक कॉन्टिनेंट की अलग है और ओशियनिक की अलग है। तो इन दोनों का जहाँ पे ज्वाइंट होता है उसको बोला जाता है कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी। क्या कहा जाएगा? यस सर। कोई रिपीट करे, क्या कहा जाएगा? कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी। कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी। ओके सर। ठीक है। या तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोल लो या फिर ओशियनिक क्रस्ट बोल लो,
इन दोनों के बीच की जगह को कहते हैं कॉन्ड्राइट डिसकंटिन्यूटी, या फिर बोला जाता है अपर क्रस्ट या लोअर क्रस्ट। अपर इसी को बोला जाएगा कॉन्टिनेंट वाले को, लोअर ओशन वाले को ही बोला जाएगा। इन दोनों के बीच में जो आता है वो साइड से नीचे लिख लेना, इधर से इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, कॉन्ड्राइट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, कहाँ मिलती है? बिटवीन अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट को ही कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं और लोअर को बोला जाता है ओशियनिक क्रस्ट। ठीक है, लिख लिया कॉन्ड्राइट डिसकंटिन्यूटी। अब मेरे को ये मार्क करनी होगी, तो कहाँ पर है? वो यहीं पर ही है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये वाला। ठीक है, यही है कॉन्ड्राइट डिसकंटिन्यूटी। अब यहाँ पर तो आपका क्रस्ट तो खत्म हो गया, इतना समझ दिख गया ना आपको, सबको समझ में आ गया। सर अब इस, हाँ जी, सर जैसे ये ओशियन मतलब सर पैसिफिक ओशियन है एंड अटलांटिक, तो सर इनके नीचे जो मतलब जमीन पाई जाती है तो इनको भी ओशियनिक क्रस्ट बोलते हैं। हाँ हाँ, यही तो ओशियनिक क्रस्ट है। ओके सर। ये देखो, सर ये हो गया वो आपका। सर हाँ जी, कहिए, बोलो। सर इसको सिमेटिक भी बोलते हैं ना, सिमेटिक प्लेट। हाँ, सिमेट्रिक प्लेट, एबिसल प्लेट्स, बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन आपको जीएस के हिसाब से सिर्फ ओशियनिक क्रस्ट ही याद रखो, या फिर लोअर क्रस्ट बोल सकते हो। ठीक है। ओके सर। हम्म, ठीक है, क्रस्ट का पार्ट खत्म। यहाँ पर हमें क्या क्या मिला कि भाई क्रस्ट कितनी गहरी है? 30 किलोमीटर। क्रस्ट के दो पार्ट है, कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक। ठीक है, ये वाली ओशियनिक है, ये वाली कॉन्टिनेंटल है, और इन दोनों के बीच का जो जगह है या डिवीजन है, डिफरेंस है, वो लाइन को कहते हैं हम कॉन्ड्राइट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अब इसके नीचे आ जाते हैं। इसके नीचे वाला है ये वाला पार्ट। ठीक है, बहुत से जानते होंगे, समझ चुके होंगे, जिन्होंने क्लास अटेंड करी है, किसके बारे में बात हो रही है। इसे बोला जाता है एस्थेनोस्फेयर। क्या बोला जाता है? एस्थेनोस्फेयर। एस्ट्रोनॉस्फेयर। ये येलो वाला दिख रहा है ना सबको? कोई डिस्टरबेंस तो नहीं आ रहा? मैं कलर चेंज कर देता हूँ। नहीं सर, विजुअल है। ठीक है, ठीक है, इसे बोला जाता है एस्थेनोस्फेयर। ये एस्थेनोस्फेयर कहाँ तक है? ये है 200 किलोमीटर गहरा। ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ था? 30 किलोमीटर से। कहाँ तक है? 200 किलोमीटर तक। ये पूरा 200 किलोमीटर की गहराई है, ये 30 किलोमीटर तक। ठीक है, कैसे नापा गया सब आगे पढ़ने को मिलेगा, कहाँ से पता चला सब बताया जाएगा। अभी बस इसको समझते जाओ, लिखते जाओ, और एक ही बार समझो, लेकिन ऐसा समझो कि भाई दोबारा पूछने की जरूरत ना पड़े। एक ही रिवीजन में मेरी कही हुई सारी बातें याद आ जाए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये क्रस्ट मैं आपको बता रहा था। क्रस्ट का जो कैरेक्टर होता है, ये ब्रिटल होता है नेचर में। ब्रिटल मतलब होता है जैसे वो, क्या होते हैं, आप समझ लो, कांच। कांच भी ब्रिटल होता है, तो वो क्या है कि वैसे तो स्ट्रांग है, लेकिन अगर वो गिर जाए या उस पर कोई इस पर वर्टिकल प्रेशर आता है, तो वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है ना? तो ये ब्रिटल कैरेक्टर होता है इसका, क्रस्ट का। जो एस्थेनोस्फेयर होता है, ठीक है, इसका कैरेक्टर होता है, ये होता है, आप कह दो सेमी मोल्टन स्टेट में। यानी कि ये पूरा लिक्विड फॉर्म में भी नहीं मिलेगा आपको, और ना ये पूरा सॉलिड फॉर्म में होगा। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में कहीं पे होगा। जैसे आप समझ लो रबर होता है, और रबर भी अगर पिघल जाए तो पिघलने के बाद जो स्टेट होती है वो बिल्कुल
विस्कस मतलब बहुत ज्यादा विस्कस होता है। विस्कस मतलब कि फ्लो जो करेगा वो बहुत स्लो करेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्लो करता जाएगा। और दूसरा कि इतना भी पतला नहीं होता कि उसके ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखो तो वो बिल्कुल उसके अंदर घुस जाए, ठीक है। वो उस पर कहीं ना कहीं फ्लोट करता रहेगा। ऐसा क्यों है, इसको क्यों ऐसा समझा जाता है? क्योंकि ऑब्वियसली अगर एस्थेनोस्फीयर पूरा लिक्विड होता ना तो ये क्रस्ट जो है ये इसके ऊपर फ्लोट नहीं कर रहा होता, बल्कि कहीं कहीं जगहों से टूट के अब बहुत बुरी कंडीशन होती है। और दूसरी बात है कि ये जो मोल्टन स्टेट में होता तो ये पूरी क्रस्ट को ही पिघला देता, यानी कभी क्रस्ट बन ही नहीं पाती। तो एस्थेनोस्फीयर कौन सी स्टेट में होगा? सेमी मोल्टन स्टेट में, ठीक है। कितनी गहराई है? 200 किलोमीटर। 30 किलोमीटर से शुरू होकर 200 किलोमीटर का इसे एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। आइडियली इस पूरे पार्ट को यहां से यहां तक के को इसको बोला जाता है अपर मेंटल। क्या बोला जाता है? अपर मेंटल, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। लेकिन कुछ बोलते हैं कि एस्थेनोस्फीयर अपर मेंटल का नहीं, क्रस्ट के साथ देखो। कुछ बोलते हैं अपर मेंटल के साथ देखो। हम भाई किसी किसी की बात में नहीं आ रहे, हमने तो इसलिए यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बना दी थी कि भाई एग्जामिनर की मर्जी है उसे कैसे देखना है, वो अपनी खुशी के हिसाब से देख ले, ठीक है। हमने कोई बाउंड्री नहीं बनाई इसीलिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका अपर मेंटल पार्ट, ठीक है। ये अपर मेंटल की एस्थेनोस्फेयर आप समझ गए ना, 200 किलोमीटर तक है। अपर मेंटल जो है ये आपका है 700 किलोमीटर तक, ठीक है। नोट कर लिया? ये जितना भी साइड का है ना ये सब कोई लिखने की बात नहीं है, ये बस मेरा तरीका है समझाने का। थोड़ा सा रिटर्न फॉर्मेट में होता है तो जल्दी समझ में आता है। सर ये जो एस्ट्रोनॉस्फेयर है इसी में मैग्मा चेम्बर भी होता है ना? हाँ हाँ हाँ, यहीं पे मैग्मा चेम्बर होता है आपका। बल्कि हाँ, इसमें भी बहुत सारे डाउट्स हैं। अब जीएस के हिसाब से मैं इसमें डीप नहीं जा रहा, बट फिर भी एक बात बताता हूँ कि अगर बच्चे समझ सकें तो। कि बच्चों एक चीज आपको ये समझ में आती होगी कि प्रेशर जो है वो ज्यादा कम होता है। प्रेशर मतलब सब समझते हो ना क्या होता है प्रेशर? प्रेशर मतलब समझ में आता है कि यस सर। जैसे एक एक पेज लिया स्टेप बस, उसके ऊपर दूसरा पेज, तीसरा, या फिर पेज नहीं बुक मान लो इन्हें, एक के ऊपर एक ऐसे रखते चले जाओगे। तो इस पे सबसे ज्यादा प्रेशर होगा कि इस पे, नीचे वाले पे कि ऊपर वाले पे? जो नीचे है उस पे रहेगा। नीचे वाले पे। नीचे वाले पे रहेगा, ठीक है। तो ये ऊपर वाली जितनी भी चीजें हैं ये सब इस पे सबसे ज्यादा प्रेशर लगा रही, ठीक है। अब प्रेशर का कैरेक्टर एक चीज होता है कि जब प्रेशर बढ़ता है, जब प्रेशर बढ़ता है तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ऑब्जेक्ट का वो भी बढ़ता है, ठीक है। ऐसे समझो इसे। तो मेल्टिंग पॉइंट कहते किसे हैं? मेल्टिंग पॉइंट मतलब कि जिस टेम्परेचर पे कोई भी चीज पिघल जाए। आयरन पिघलेगा मान लो 1200 डिग्री सेल्सियस पे, आइस पिघल जाती है 0 डिग्री पे ही, ठीक है। अलग अलग चीजों का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। लेकिन जब किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा ऊपर से प्रेशर लगा होता है ना तो उसके जो पिघलने का जो टेम्परेचर होता है, जो जितना टेम्परेचर उसे चाहिए होता है जिसपे वो पिघले, वो बढ़ जाता है। यानी कि अगर वो 100 डिग्री पे पहले पिघलता, अब उसके ऊपर प्रेशर लगने के कारण वो अब हो सकता है 150 डिग्री सेल्सियस पे पिघलेगा, ठीक है। ये होता है प्रेशर और मेल्टिंग पॉइंट के बीच में रिलेशनशिप। अब ये माना जाता है इसमें 2 पॉइंट, एस्थेनोस्फेयर में ही मैग्मा चेम्बर होता है क्या, ठीक है। अब इसमें ये कहा जाता है कि मैग्मा जो है वो यहाँ पर पिघली हुई स्टेट में नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। वो क्या होता है, अचानक से ऊपर जो क्रस्ट होती है ना वो टूट जाती है। और जब क्रस्ट टूट जाती है तो उस वजह से, हाँ ऐसे समझो कि ये क्रस्ट है ऊपर, तो ये यहाँ पे कोई पॉइंट होगा। तो इस पॉइंट के ऊपर इतना से इतना हिस्सा जो होगा, यहाँ से यहाँ तक इतना पार्ट जो है, ये पार्ट पूरा इसके इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर लगा रहा है कि नहीं लगा रहा?
यस सर। लगा रहा होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि इतना हिस्सा अगर मैं इसका हटा दूं तो प्रेशर कम हुआ। मान लो कि इतनी बड़ी ईंट होती हुई और उसकी मैं इतना हिस्सा तोड़ दूं, ठीक है, सिर्फ इतनी बचे, तो उसके ऊपर जो वजन पड़ रहा था वो कम हो गया ना। यस सर। अब वजन कम होने की वजह से जो प्रेशर है इस चीज के ऊपर जो पड़ रहा था वो भी कम हो गया। जब प्रेशर कम हो गया तो मेल्टिंग पॉइंट जो है, जो यहाँ पर हो सकता था कि ये 1500 डिग्री सेल्सियस में पिघलता, अब इसके ऊपर प्रेशर कम हो चुका है, इस वजह से अब ये शायद 1000 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघलने लग जाए। तो अक्सर ये कहा जाता है, अभी का साइंटिफिक थॉट ये कह रहा है कि जो अंदर की जो भी चीजें है ना वो मोल्टन स्टेट में नहीं है, वो है सॉलिड स्टेट में। वो क्या है कि जो क्रस्ट है वो जो ऊपर की टूट जाती है, टूट जाने की वजह से प्रेशर होता है कम, प्रेशर कम होता है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है और ये लावा बन के बाहर आ जाता है। तो आप ये अभी 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि एस्थेनोस्फेयर में लावा चेम्बर है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत गहरा हो गया, 200 किलोमीटर बहुत गहरा डिस्टेंस होता है। क्रस्ट में ही कई सारे कॉलम्स होते हैं जैसे बैथोलिथ कहा जाता है, ठीक है, तो वो ही लावा चेम्बर बन जाते हैं। लेकिन ये सब आगे के टॉपिक हैं। काफी बच्चे साइड से सोच रहे होंगे यार क्या 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 बकवास हो रही है, हमें तो ये डायग्राम नहीं पूरी करवा पा रहे सर हैं। ये तो इसी को कंप्लीट। इंट्रूसिव बना लैंडफॉर्म सर, जो आपने बोला अभी, बैथोलिथ, लैकोलिथ, लेपोलिथ। जी हाँ, जी हाँ, लोपोलिथ, लेकोलिथ, डाइक्सिल सब होता है, पढ़ा हुआ है आपने, हम मान रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका अपर मेंटल, इतना समझ में आ गया था ना सबको, किसी को कोई क्वेरी तो नहीं है। नो सर। नो सर। क्रस्ट हो गया, क्रस्ट 30 किलोमीटर। मैं इतनी बार आपको रिपीट कर रहा हूँ ना, आई गेस कि इतनी बार रिपीट सुन सुन के ही आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। और लास्ट में कंक्लूजन भी हमारा यही है कि आप यहीं से क्लास में ही सब सीख के चले जाओ, वापस रिवीजन की भी जरूरत ना पड़े, ठीक है। क्लास में जाओगे कॉन्फिडेंस से जाओगे, कोई पूछेगा तो बता पाओगे कि हाँ हमने फलानी जगह से पढ़ाई करी थी, ठीक है। तो ये हो गया आपका 30 किलोमीटर पे क्रस्ट। इसके बाद एस्थनोस्फेयर है 200 किलोमीटर पे। इसके बाद जो मेंटल आपको बताया ये 700 किलोमीटर पे। इस चीज में मैं एक चीज मिस करता जा रहा हूँ बीच में। मैंने आपको यहाँ से और ये जो है इसके बीच का तो ये जो डिसकंटिन्यूटी थी ये तो बता दी, इसे कॉन्ड्राइट बोलते हैं। लेकिन इसके बाद तो ये भी आ चुकी है एक डिसकंटिन्यूटी। कौन सी वाली? ये वाली। और एक ये भी आ चुकी है, ठीक है, इनके भी नाम है। तो इसे नोट कर लो जल्दी से, उसी जगह पे करना जहाँ पे करवाया था। तो कॉन्ड्रेड किसके बीच में थी? अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में। अगली जो डिसकंटिन्यू बता रहा हूँ उसे बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, मोहो शॉर्ट फॉर्म है, वैसे इसको मोहो रिविकिक बोला जाता है। MOHOROVICIC। लेकिन इतना लंबा याद रखने की जरूरत नहीं है, मोहो डिसकंटिन्यूटी का, ठीक है। ये किसके बीच में है? गैस करो सबके सब, मैं ऊपर नहीं ले जाऊंगा डायग्राम। सोचो कि मैंने क्रस्ट बनाया, लोअर मेंटल, लोअर सर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट और क्रस्ट और अपर मेंटल के मेंटल, वेरी गुड वेरी लोअर गुड, क्रस्ट और अपर मेंटल सर। लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, ठीक है। ये रही लोअर क्रस्ट, ठीक है, ये वाली, ये वाला, और ये रही अपर मेंटल, ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो मतलब जो लोअर क्रस्ट ये थी और ये जो अपर मेंटल है ये पूरा, इसका ये जो बीच का पार्ट है इसी को बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। लिख लो इसे, कहाँ है ये? बिटवीन लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल, ठीक है। अब अपर मेंटल के बाद क्या आएगा? अपर के नीचे क्या होता है? लोअर। लोअर, जी सर। है ना? यस सर, तो लोअर। इसे क्या बोलोगे? लोअर मेंटल, ठीक है। और लोअर मेंटल जो है ये आपका खत्म होता है 2900 किलोमीटर की डेप्थ पे, ठीक है। अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में भी तो एक लाइन है,
इसको क्या बोलेंगे, कोई बता सकता है? रेपेटिव RE डिस्कंटिन्यूटी। रेप्टी डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ठीक है। ये किस किस के बीच में होगी? लास्ट खत्म हुआ था हमारा अपर मेंटल पे, तो ये होगी कहाँ से, सॉरी, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में। ठीक है, लोअर मेंटल के बाद क्या आएगा? इतने पूरे हिस्से को सर कोर कहा जाता है। ठीक है, इसका ये जो बाहर वाला पार्ट है इसे आउटर कोर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अंदर वाले को इनर कोर। ठीक है, आउटर कोर और इनर कोर के बीच में ये जो जगह है, आई मीन आउटर कोर जो आपकी खत्म होगी ये होगी 5150 किलोमीटर पे। ठीक है, और जो इनर कोर है ये जो खत्म है ये क्या है? 6371 किलोमीटर। ठीक है, कर लिया इतना नोट सभी ने, कोई इशू? नो सर। ठीक है, अब इसमें हमारा एक डिसकंटिन्यूटी वाला पार्ट रह जाता है। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पर हमारी कॉन्ड्राइट डिसकंटिन्यूटी थी। ठीक है, उसके बाद आती है मोहो डिसकंटिन्यूटी, वो ये वाला पार्ट था। ठीक है, और ये वाला पार्ट था आपका रेप्टी डिसकंटिन्यूटी। अब ये वाली जो दो डिसकंटिन्यूटी आ गई, एक ये और ये, इन दोनों के भी नाम है, इनको भी आप लिख लो डायग्राम के साथ। आप अपने आप, मेरा यही टास्क है तुम लोगों के लिए कि यहाँ पर जो मैंने लिखवा रखा है इसको डायग्राम में आपको मार्क करना है। सामने मैंने लिखवा दिया है कि कौन सी डिसकंटिन्यूटी कौन सी है। ठीक है, कोशिश करना कि अपनी अपनी डायग्राम ड्रॉ करके टेलीग्राम पे पोस्ट करो। और प्लीज कोई भी कलरिंग वगैरह नहीं करना, यूपीएससी में आपको वहां पे कोई कलरिंग का मौका नहीं मिलेगा। सिंपल पेन से डायग्राम बनाना सब। ठीक है, आई अप्रिशिएट दिस एफर्ट कि यू ट्राई टू मेक थिंग्स डायग्राम, मेक डायग्राम मोर ब्यूटीफुल, बट दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क इन एग्जाम। ठीक है, वहां पर आपको फास्ट ये जो बनाना होगा ये मेरे ख्याल से 30 सेकंड में बनाना होगा। तो हम लोग कैसे बनाएंगे वहां पर, एग्जाम में होंगे, ये लिया ऐसे खींच दिया, ठीक है, बस डिसकंटिन्यूटी के नाम लिख दिए, बस ऐसी रफ डायग्राम बनानी पड़ती है। वो तो थोड़ा सा मैं ये वाला पेन चला रहा हूँ तो इसमें थोड़ी राइटिंग सही नहीं आती, बट आप समझ रहे हो कि कितना फास्ट और वहां पे चीजें करनी पड़ती हैं। तो आपको भी वैसे ही अभी से प्रैक्टिस डालनी है। तो डोंट कलर एनीथिंग, शेड भी मत करो, साफ सुथरा रहने दो डायग्राम को। 3 डिसकंटिन्यूटी हो गई, 2 हैं फाइनल, उसके बाद क्लास एंड करेंगे। ठीक है, ये है आपकी ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, और ये है आपकी लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, रेप्टी हमने खत्म करी थी कहाँ पे? लोअर मेंटल पे। तो इसका कोई अंदाजा बताओ कि इधर कौन सी होगी, मतलब कौन से दो लोअर ब्लॉक्स के बीच मेंटल में होगी? टू, सर लोअर 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 मेंटल मेंटल अपर और कोर। अपर अपर, अपर कोर सर। ठीक है, गुड, बिटवीन लोअर मेंटल एंड अपर कोर। और ये वाली होगी बिटवीन अपर कोर एंड लोअर कोर। ठीक है, सबने ये फिगर का ये लिख लिया, डिस्टेंस, डेप्थ, नाम, सब कुछ, कुछ छूट तो नहीं रहा किसी का? नो सर, कर लिया। नो सर। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल हम ये पढ़ेंगे कि ये वाली जो
लेयर्स हैं ये पता कैसे चले, इसका सोर्स क्या है, किस तरीके से क्या प्रोसेस अपनाया गया जो पता चला। बिकॉज मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, एक नहीं 2-3 बार आ चुका है बल्कि, कि हाउ डिड द इनर लेयर ऑफ द अर्थ वर फाउंड, व्हाट वर द प्रोसेसेस अडॉप्टेड फॉर इट। ठीक है, इसके ऊपर आपको मैं एक मेंस का आंसर लिखने के लिए टास्क भी दूंगा, लेकिन कल समझाने के बाद। तो आई होप आज आप लोगों को एंजॉय आया होगा, एंजॉय मतलब सीखने में मजा आया होगा। सर एक डाउट था सर। यस सर। हाँ जी बोलो, क्या डाउट है? सर स्टेनोस्फेयर जो है वो अपर मेंटल का पार्ट है क्या? देखो दो चीजें हैं, इसको इसलिए मैं इतने डेप्थ में नहीं जा रहा। एक कंसेप्ट होता है लिथोस्फेयर का, ठीक है, उसमें भी बोला जाता है कि क्रस्ट प्लस अपर मेंटल को लिथोस्फेयर बोला जाता है। लेकिन जो डायग्राम है उसमें आपको केवल ये शेडेड दिखाना है। आप ये कह सकते हो कि अपर मेंटल का ही पार्ट है, बिकॉज क्रस्ट का मतलब ही होता है सबसे बाहर की चीज। एस्थेनोस्फेयर को क्रस्ट का पार्ट नहीं कह सकते, सबसे बाहर की चीज को ही क्रस्ट बोलते हैं। आप मान के चलो, बोलो कि एस्थेनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ अपर क्रस्ट बट अपर मेंटल, लेकिन एस्थेनोस्फेयर के कैरेक्टर और अपर मेंटल के कैरेक्टर में बहुत अंतर है। ठीक है, इसीलिए इसको उसका पार्ट क्लियर कट बोलने में सही नहीं लगता है। और एस्थेनोस्फेयर का एक लमसम आइडिया है कि भाई ये 200 किलोमीटर की डेप्थ पे, किसी को अभी तक 100% नहीं पता है कि भाई वो कितना गहरा है, कहाँ शैलो है, कहाँ डीप है। तो इसलिए डायग्राम्स में भी आपको अक्सर ऐसे ही देखने को मिलेगा। जीएस के हिसाब से मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा मत ध्यान दीजिए। ओवर डिटेल मैं बताने लग जाऊंगा, सारे बच्चे भाग जाएंगे ये सोच के कि भाई बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो जितना है इसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, कल के दिन पूछूंगा, कुछ भी उठा के पूछ लूंगा किसी से। फेयर एनफ? यस सर। यस यस सर। सर। सर ठीक है,